नमस्कार एस्पिरेंट्स। कल आप लोगों ने नीट अपडेट्स या सीबीएसई अपडेट से रिलेटेड जो मेरा वीडियो था उसको बहुत लाइक किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा वो देख के आप अपडेट पा सकते हैं कि कल क्या हुआ। अभी भी तलवार लटकी हुई है। लग तो यही रहा है कि अब केवल फॉर्मेलिटी बची है। कल सी टेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल पोस्टपोन कर दिया गया है। 10 12 के पोस्टपोन हो गए हैं। 10 तो कैंसिल ही हो गया है बेसिकली। तो देर आर चांसेस कि भैया अभी डॉक्टर बनने में आपको टाइम है, अभी और तैयारी करने का समय मिलेगा, ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ, श्योरिटी नहीं है, तो अभी जुलाई की डेट को ही मानते हुए चल रहे हैं, दो वी नो इट्स वेरी टफ नाउ। देखिए, आज का जो पेपर आया है, मैंने अभी 8वां पेपर आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ मेरे को सबसे ज़्यादा दुखी आज के पेपर नहीं किया है। आज के पेपर में क्वेश्चंस थोड़े से अटपटे हैं, एक दो जगह डेटा के इशू हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज के इशू हैं, और दो तीन क्वेश्चन बिल्कुल बाउंसर आ चुके हैं, जो कि कई तक क्वेश्चन दो एक दो तो ऐसे हैं जो एडवांस वालों के लिए भी भारी हैं, तो आपके लिए तो रहेंगे ही। तो आज का पेपर नीट के हिसाब से बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ पेपर है। तो आज के स्कोर को दिल से ना लेना, इसको वन ऑफ पेपर मान के चलें। मेरी उम्मीद है ऐसा पेपर कभी आपके नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है पूरा सॉल्व करने के बाद, आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस विच as per me are easy, medium, tough or bouncer. So as per that you can say 19 questions were easy, 16 are medium, 7 are tough and 10 are bouncer. तो इसी को मैं आधार बनाते हुए बेसिकली बात करूं तो आज का पेपर अगर अपन देखें तो आज तो भैया मैं इस पेपर में, क्योंकि आपको बौखला भी सकता है, तो आज तो भैया 120 को भी मैं अच्छा स्कोर बोल दूंगा, और 140 प्लस जो भी है, मतलब 135 भी मान लें आप, 135 प्लस भी आपका वेरी गुड स्कोर में आ जाएगा। 135 और 140 प्लस इस तरह का आप देखोगे तो बहुत अच्छा स्कोर है इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर नॉर्मल नीट एस्पिरेंट के लिए भारी। हाँ, आप के वी पी वाई वगैरह क्रैक कर चुके हो, ऐसे कर चुके हो, तब आपके लिए वो क्वेश्चन हैं, बाकी अदरवाइज इट्स नॉट द यूजुअल नीट पेपर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई एडवाइज इसको लीव भी कर सकते हो, ज़बरदस्ती परेशान नहीं होना। और जिन्होंने कर लिया, डोंट वरी अबाउट योर स्कोर, दैट इज़ माई एडवाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट 37 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल रेडिएशन बाय अ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली अमंग डिफरेंट वेवलेंथ. Temperature of body is increased, energy content of all wavelength decreases, product of E lambda with delta lambda for all equal, delta lambda is same. Thermal radiation emitted by a hot body is a discrete spectra. तो यार ये याद कर लीजिए, पूरा आपको याद होगा कि ये जो एक्सप्रेशन अपना निकलता था, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ होता है, टिपिकली ऐसा कुछ बनता था। तो पहली चीज़ तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा तो है नहीं, और सब वेवलेंथ पे इक्वल एनर्जी जाए ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको एक और चीज़ पता है, ये किसी टेम्परेचर टी पे है। टेम्परेचर बढ़ाते ही आपको पता था कि ये ग्राफ थोड़ा सा, जो आप बोलते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है ये इस तरह से शिफ्ट होता है, तो लगभग हर वेवलेंथ पे एनर्जी बढ़ती है। तो ये बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो केवल एक ही ऑप्शन है, एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली अमंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा जाती है, इसको लैम्डा एम बोलते हो। और वीन्स लॉ आपको पता है, लैम्डा एम इंटू टी रिमेन्स कांस्टेंट। जितना हायर टेम्परेचर पे होगा, मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो उतनी डिक्रीज होती जाएगी। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन, थियोरेटिकल हीट ट्रांसफ़र। देखिए, खूब क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र के आ रहे हैं इस अभ्यास ऐप के क्वेश्चनों में, ये चीज़ मैंने नोट की है। अगला क्वेश्चन, दो पार्टिकल हैं m और 2m, एक रस्सी L से कनेक्ट कर दी और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखें। द पार्टिकल्स आर देन गिवन स्पीड्स एज शोन इन द फिगर, द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। भाई हॉरिजॉन्टल टेबल पे तो mg का कोई लफड़ा ही नहीं है। सबसे पहले इस फोटो को देखिए, मास दोनों का अलग अलग है। तो पहली चीज़ मुझे चमक गया है, वेलोसिटी ऑफ सी एम यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगी। क्या होगी सी एम की वेलोसिटी? मैं 2m के हिसाब से लिखूँ तो 2m की नीचे की तरफ पॉजिटिव माना तो 2m इंटू वी, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी डिवाइडेड बाय 2m प्लस एम। तो ये वैल्यू आप देख रहे हो v/3 डाउनवर्ड्स निकल के आ रही है। तो सी एम की वेलोसिटी v/3 डाउनवर्ड्स, और सी एम कहाँ होगा? ये 2:1 है, तो आप समझदार हो, इतना तो कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा। जिस थाली में घी ज़्यादा होता है उसके पास आता है, तो ये डिस्टेंस होगा L/3 और ये डिस्टेंस होगा 2L/3। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सी एम का डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं अपन? मास के इन्वर्स रेशो में होता है। तो अब इसके फ्रेम में चलें तो सी एम फ्रेम में डांस कर रहा है, डांस क्या मतलब है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सी एम फ्रेम में ये जो 2m है, इसकी वेलोसिटी सी एम फ्रेम में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, v-v/3 इसके रिस्पेक्ट में, विच इज़ 2v/3। और अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो भी टेंशन है इसको सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, तो 2m इंटू वी रिलेटिव क्या होगी, 2v/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितनी है उसके रिस्पेक्ट में? L/3। तो देखिए बेटा क्या हो गया, ये 8mv² यहाँ 9 हो गया और यहाँ L/3 हो गया।
तो बेटा ये क्या निकल के आ रहा है आपका, दिस कम्स आउट एज 8mv²/3l। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इतना आसान नहीं है नीट के हिसाब से, इट्स अ टफ वन, बट करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, टफ में ही गिना जाएगा। चलिए थर्ड, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है एम और आर रेडियस की, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, यहाँ पे भी स्मूथ सरफेस है और हॉरिजॉन्टल है। पार्टिकल ऑफ मास एम इज कनेक्टेड टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग विथ मासलेस स्ट्रिंग। द पार्टिकल इज इम्पार्टेड वेलोसिटी v नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये यहाँ पे दी गई है, vs लिखा हुआ है, v नॉट कहना चाह रहा है। इफ t इज द टेंशन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर द पार्टिकल इम्पार्टेड वेलोसिटी देन। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ये पार्टिकल को इस तरह से आपने कुछ इम्पार्ट किया है। भाई इस वक्त आपको पता है रस्सी सीधी है, तो जो भी टेंशन क्रिएट होगा वो इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं केवल इसको फोकस में रखूँ, ये क्या है आपकी रिंग है, डिस्क है, क्या दिया हुआ है रिंग, तो इस पर ये टी फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है, तो mg वगैरह का कोई टॉर्क आएगा नहीं। तो इस cm के अबाउट केवल इसी का टॉर्क है, कितना होगा t/r, उसके कारण अपन बोलेंगे ये इसके अबाउट अल्फ़ा से घूमेगा, तो दैट इज़ आई अल्फ़ा। आई आपको पता है क्या होता है इसके लिए, रिंग है तो mr² इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फ़ा कम्स आउट एस t/mr। फिर यहाँ पे देखें नीचे की तरफ यही फोर्स है, तो t किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू इसका मास, स्मॉल m ही लिख लीजिएगा, यहाँ भी मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल m इंटू ए ऑफ जो भी सेंटर है इसका, तो सी एम बोल दिया। तो ए ऑफ सी एम क्या निकल के आ रहा है, दैट इज़ t/m, तो वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब ये पार्टिकल p को देखिए, तो किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप बोलते हो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी एम। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, स्पीड तो है नहीं, तो केवल 80 होगा सी एम फ्रेम में, तो 80 की वैल्यू आप लिखोगे अल्फ़ा, वो भी नीचे आएगा, प्लस ACM भी नीचे है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से डाल दें तो क्या आ जाएगा बेटा, t/m भी हो गया, ये भी t/m हो गया, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका 2t/m, सस्ते में छूटे, ऑप्शन सी। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजीली नहीं चमकेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन सेकंड और थर्ड थोड़े से आपके लिए टेढ़े ही हैं। चलिए अगला, एक पार्टिकल m मास का एक सर्कल में जा रहा है r रेडियस के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4/r², है, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बोला मतलब लीनियर ही मानोगे यार। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, जो यहाँ पे बोला है 4/r², तो v² की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ रही है 4/r, तो v की वैल्यू यहाँ से मैंने लिख दी 2/√r। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम कितना होगा, दैट इज़ इक्वल टू mv, दैट इज़ m इंटू 2/√r। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आपका बन रहा है, इसको टिक कर दीजिए। चलिए फिफ्थ, वो भी देखिए इतना इजी नहीं है, बट ठीक है आप कर सकते हैं, उतना क्वेश्चन तो मानना पड़ेगा, अपन तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए, नॉर्थ पोल ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ब्रॉट नियर द मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ नैरो यू ट्यूब, द लिक्विड इज सीन टू राइज टूवर्ड्स अ पोल। अरे यार पोल की तरफ राइज कर गया मतलब अट्रैक्ट मार गया, तो भैया ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो ये राइज हुआ तो दिस मीन्स द लिक्विड इज पैरामैग्नेटिक, नीचे जाता तो अपन बोलते दैट इज डाया मैग्नेटिक। सिंपल इस तरीके से याद रखिए। अच्छा कोई क्वेश्चन बोलेगा सर फेरो क्यों नहीं किया आपने, वो भी तो अट्रैक्ट करता है, तो याद रखना भाई फेरो मैग्नेटिक केवल क्रिस्टलीन सॉलिड्स में ही होते हैं, लिक्विड्स में नहीं होते। जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो यहाँ पैरामैग्नेटिक पे ही अपन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न छठा, इन द सर्किट शोन इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज स्मॉल आर। तो भाई ईच सेल का भी दिया है यार, फोटो में नहीं दिखाया यार, लगे तो यहाँ इसको आर लिख दूँ मैं पहले से ही, गड़बड़ हो जाएगी वरना। हाँ ठीक है, देन द रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ E1 इज बीइंग कंज्यूम। तो देखिए रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब होता है I इंटू EMF ऑफ द सेल। तो सबसे पहले देखो दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है, पर ये बड़ा भैया है तो करंट ऐसे ही जाएगा, और करंट कितना होगा, नेट EMF पूरा लूप लिख दोगे तो बेसिकली 2E माइनस E हो जाएगा। ये R, ये 2R, ये R और ये R, तो गिनती कर लो कितना हो गया 5R। तो सर लूप में करंट एक ही है, तो करंट कितना हो गया E/5R। तो ये जो केमिकल एनर्जी ऑफ E1 इज़ बीइंग कंज्यूम, डायरेक्टली आप बोलोगे I इंटू E1 विच इज़ E/5R इंटू 2E। अब देख लीजिए बेटा क्या आएगा ये 2E²/5R। ऑप्शन सी के साथ अपन केयरफुली चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ, इन द एडजेसेंट सर्किट डायग्राम ईच रजिस्टर इज़ ऑफ 16 ओम। भैया हर रजिस्टर 16 का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B आपको यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो देखो यार मज़े ले रहा है ये क्या, बिल्कुल वो मैट्रिक्स वाली कोई हॉलीवुड मूवी का फ़ोटो नजर आ रहा है, बट कॉमन सेंस से देखो, ये वायर है तो ये भी ये हो गया, ये भी 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 हो गया,
ऐसे ही इसको सी 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 डी 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 कर दें। तो भैया ये चारों ए और सी के बीच में है तो ए की बना दें, सस्ता बन गया r/4। ये चारों एक के बीच में, ये भी क्या हो गया r/4। ये चारों भी भैया एक के बीच में ही r/4, ये चारों भी एक के बीच में ही r/4, और ए और बी के बीच में निकालना था। तो अब कर लो भाइयों, इन तीनों को पैरेलल में ले लो, सॉरी सीरीज़ में ले लीजिए। तो ये 3r/4 हो गया, इसके साथ r/4 पैरेलल में। तो r इक्वलेंट कितना होगा आपका 3r/4 इंटू r/4 अपॉन r। तो ये क्या आ गया बेटा 3/16r, सस्ते में 3 ओम। तो केवल फ़ोटो देख के डरना नहीं है, सस्ता प्रश्न है, आंखें खुली रखनी है, दिमाग के नयन चक्षु बिल्कुल ओपन रहने चाहिए, तो आराम से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसी का प्रश्न दिख रहा है, ट्रांसफार्मर की बात की है। स्टेप अप है, 120 से 2400 कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में 75 है, सेकेंडरी में क्या होगा यार, ये तो मज़े हो गए आपके। Vp/Vs इक्वल्स Np/Ns। तो ये क्या हो गया 120 अपॉन 2400, प्राइमरी के 75, Ns के निकाल लो, ये करो 1/20। तो Ns क्या आ जाएगा 75 इंटू 20, 75 का दूनी 150, 150 के आगे 0, 1500, ख़त्म हुई कहानी। ऑप्शन सी को करेंगे टिक। चलें आगे, बढ़े आगे। 9th, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 500 वोल्ट एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलरली आ रहा है तो रेडियस ऑफ पाथ क्या होगी। तो भाई ये रेडियस ऑफ पाथ घोटा लगा रखा है mv/qb। mv को एनर्जी की टर्म्स में भी लिखना आता है, तो आपको पता है √2mk, k को लिख देंगे यहाँ पे qv क्योंकि v वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ है, अपॉन qb। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब कुछ अंदर ले लूँ, ये बन जाएगा √2mv अपॉन e इंटू बी स्क्वायर। चलिए शुरू हो जाए। अब ये m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास याद रहना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31, v होता है आपका 500, e के नाम पे 1.6 इंटू 10⁻19, b का स्क्वायर 100 मिली टेस्ला। तो कितना हो गया 100 मिली टेस्ला का मतलब हो गया 0.01 मतलब कितना हो गया बेटा ये 0.1 मिली टेस्ला, तो 10⁻2 ये हुआ। तो अब ज़रा पावर से ही खेल लें, तो ये 19 और 2 21, 31, तो 10⁻10, 12 तो 10⁻6 बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है 2 इंटू 9.1 इंटू 5 अपॉन 1.6। तो ये 10⁻, एक मिनट ये 6 नहीं था, ये उल्टा कर दिया बेटा, होशियारी ज़्यादा भारी पड़ जाती है, इसको ढंग से देखिए। 31 में से 21 का है 10, -10 और 2 था, तो ये 10⁻4 आएगा, है ना, -8 बचेगा, -4 बाहर आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या बच रहा है आपके पास, तो ये 2 5 10 हुआ, और ये लगभग 5 समथिंग आएगा, तो 50 समथिंग आएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग ही आना है, ऑर्डर दिख ही रहा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ऑप्शन डी को टिक करें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो कैलकुलेशन है थोड़ी, बट रेगुलर क्वेश्चन है, बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे तो हो जाना चाहिए। चलिए, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी जीरो रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ इज इंक्रीज्ड with constant speed by external forces. During the process, W is the work done by external forces, delta U is the change in potential energy, WB is the work done by the battery. क्या क्या बोल रहा है भाई, H is the heat loss in the circuit. Then अब ये तो भाई बड़ा अच्छा सा पूछा। तो देखो मेहनत कौन कौन कर रहा है, एक तो बैटरी कर रही है और एक्सटर्नल फोर्स कर रही है, वो सब मिलके क्या होगा, दैट इज़ द डेल्टा यू प्लस एच। ये तो आपको पता ही है, दैट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा यू प्लस एच, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे मूव की गई हैं, तो एज सच वो हीट लॉस नाम की टर्म देखने को मिलेगी ही नहीं, तो उसको ज़ीरो कर दें डायरेक्ट। इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका एक ही ऑप्शन आएगा, W प्लस WB इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, तो ये मान के अपन यहाँ पे चलेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी पड़ सकता है, बट ठीक है, यही अपना जनरल एक्सप्रेशन था, उसी को अपन ने यहाँ पे यूज़ किया। एच की वैल्यू ज़ीरो मानते हुए अपन उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हीट लॉस ज़ीरो क्यों है, क्योंकि मान के चलिएगा बैटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और आप बिल्कुल आइडियल कनेक्शंस मान के और बिल्कुल इसको धीरे धीरे मूव कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, इसलिए आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चार्जेस प्लस q and माइनस q आर प्लेस्ड एट a and b respectively which are at a distance 2l apart. ठीक है, if c is the midpoint between a and b then work done in moving a charge q from c to d. देखो भाई c to d कोई चार्ज लेके आते थे भाई, सबसे पहले यहाँ था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख दें, दोनों के कारण क्या होगा, दोनों के कारण दिख रहा है जीरो ही होगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। ठीक है, अब डी पे क्या होगा भाई, नेगेटिव के कारण तो होगा -kq/l और पॉजिटिव के कारण होगा kq/3l। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3l कॉमन ले डालो,
तो ये -3 हो जाएगा, +1 तो ये हो गया -2kq। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम C to D। ठीक है, एंड C to इन्फिनिटी भी देखते हैं, पहले C to D तो देख लेते हैं यार। C to इन्फिनिटी तो आ ही गया, 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे भी पोटेंशियल 0 होता है, तो एक तो 0 हो गया और ये 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करके देखें क्या होगा बेटा। वर्क डन आप लिखते हो Q डेल्टा V, पॉजिटिव लेके जा रहे हो, Q डेल्टा V की वैल्यू क्या लिखोगे, VD माइनस VC, दैट इज़ -2kq/3l। तो अब यहाँ से देख लो बेटा क्या वैल्यू निकल के आएगी कि 1/4πε0 लिखो तो नेगेटिव वर्क ही आना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी के साथ अपन केयरफुली जा सकते हैं। चलिए 12th रेगुलर था, 11th वाला। A particle is projected from the midpoint of the line joining two fixed particles each of mass m. If the separation between the fixed particle is L, the minimum velocity of projection of the particle so to escape two velocities। ठीक है भाई, दो फिक्स पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास m है, दोनों का डिस्टेंस L है। अब इनके मिड पॉइंट से भगाना है भाई, कहीं से भी किसी को भी भगाना हो, है ना, तो यहाँ से जिसको भी भगाना है, जिसकी भी इसको m0 माने, सीधा सा पॉइंट है भैया, भगाने का मतलब टोटल एनर्जी एसोसिएशन की सिस्टम की ज़ीरो कर दें। तो इसके एसोसिएशन की एनर्जी क्या लिखेंगे, m0 इंटू वी, तो दोनों का v क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो -2 gm/L/2 कर दिया एक। ठीक है, एक का gm/L/2 और 2 कर दिया, प्लस जो भी स्पीड आपने दोगे हाफ m0 v² दैट इज़ इक्वल टू 0। तो m0 अपने आप गया, इसलिए वैल्यू दी भी नहीं है। v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 2 8 हो गया, 8 gm/L, तो v की वैल्यू आ गई √8 gm/L। अब √8 gm/L क्या होता है बेटा, 2√2 gm/L। तो ये कर सकते हो। हमेशा याद रखना, एस्केप का मतलब जहाँ पे भी सिस्टम है उसकी उस सिस्टम से एसोसिएटेड एनर्जी ज़ीरो करो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ें। चलिए, The time period of the satellite of Earth is 5 hours. If the separation between the Earth and satellite is increased to 4 times, अब ये पिछली बार भी क्वेश्चन था यार, t² प्रोपोर्शनल टू r³, t प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2, 4 गुना बढ़ा दिया तो 4⁻3/2, ये 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 5 × 8 40 घंटे, ख़त्म करो कहानी। ऑप्शन सी बढ़ा जाए आगे। अगला, फॉलोइंग शोज द वेरिएशन इन द, फिर हीट रेडिएशन कुछ ज़्यादा ही प्यार है इस चैप्टर से। इन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन बाय द ब्लैक बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी एट अ फिक्स टेम्परेचर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अरे यार, ये पहले ऑप्शन क्वेश्चन में ही आपको समझाया था। इसका ध्यान रखना, ग्राफ यहाँ ई वर्सेस लैम्डा की जगह ई वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, तो कहानी बदल जाएगी। लैम्डा में तो मैंने कहा था टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, बट ये फ्रीक्वेंसी है तो आगे शिफ्ट होगा, पीक आगे की तरफ जाएगी, और प्लस जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एरिया ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब इन दो में देखिए, इसमें वो पीछे ही शिफ्ट कर रहा है, लैम्डा के साथ सही होता है, यहाँ आगे शिफ्ट होगा, तो ये ऑप्शन सी के साथ अपन जाएंगे। तो बड़ा अच्छा है, लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी करके इन्होंने मज़े ले लिया आपके, बाकी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए 15वां प्रश्न, डेल्टा Q इक्वल टू NCDT रिप्रेजेंट्स, Q इक्वल टू NCDT क्या बताता है भाई, हीट ही तो समझाता है। चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट कंटेंड, हीट कंटेंड कभी भी नहीं होती भैया, हीट कभी स्टोर्ड नहीं होती, हीट केवल ट्रांसफ़र होती है। हीट का कंसेप्ट केवल तब होता है जब एक से दूसरे में जा रही है तापमान अंतर के कारण। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, बी ऑप्शन के साथ आप जाएं, मस्त रहिए। केवल ट्रांजैक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हीट और वर्क जनरली अपन कहते हैं आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और हीट कभी स्टोर्ड नहीं रहती, कभी भी बॉडी में जो स्टोर्ड रहती है उसको इंटर एनर्जी बोलते हैं, हीट कभी भी नहीं बोलते। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल पर बनना चाहिए। चलिए 16th थर्मोडाइनमिक्स से ये, तो देखिए इसे देखिए, एक आइडियल गैस है ए, एक रियल गैस है बी, दोनों का वॉल्यूम V से 2V बढ़ा दिया आइसोथर्मली। इंटर एनर्जी का क्या होगा, तो भाई आइडियल गैस के लिए तो आपको याद है डेल्टा U का फॉर्मूला आप लिखते हो NCV डेल्टा T, तो वो तो ज़ीरो हो गया। आइडियल के लिए ज़ीरो है, बट रियल के लिए तो ज़ीरो होगा नहीं, ये दिख रहा है अपने को। और सिंपली अपन जनरली रियल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ही मानते हुए चलते हैं, और जनरली यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है तो यहाँ पे अपन बोलेंगे रियल गैस की इंटर एनर्जी बढ़ेगी। इसका एक्चुअली फॉर्मूला रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है, NCVT या CVT माइनस AN²/V फॉर्म के का आप यहाँ पे ये फॉर्मूला जनरली आप मान के चलते हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन नीट के हिसाब से तो नहीं है, मैं फिर कहूँगा ये नीट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, बट जैसा बोला गया है, अब अगर बोला गया है तो अपने को क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, बोल तो सकते नहीं है कि भैया क्वेश्चन छोड़ देंगे, बट मैं फिर कहूँगा ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देने का है, या इसको सीधे याद रखिए, ये A/V² रहता है, सॉरी एक्चुअली CVT माइनस A/V², हमेशा इसको याद रखिएगा। अगेन याद क्या रखिएगा, मतलब मेरे हिसाब से इसको आप लीव कर सकते हैं, नहीं है आपके लेवल पे, बट अभी जैसा भी क्वेश्चन है इसका मतलब बी में एनर्जी बढ़ेगी, ए में नहीं बढ़ेगी, तो अपने लिए जो आंसर होगा ऑफ ए विल बी लेस देन बी। NTA ने इसका आंसर गलत दे रखा है इस ऐप पे, ठीक है।
चलते हैं आगे। 17वां, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखिए किसकी बात की गई है, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो जो अपन निकालते थे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, करंट पे करेगा ही, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियाई ऑफ द वायर्स पे, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि वो दूर दूर हैं, वो इंटरनल पॉइंट नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट पे रेडियस का कोई असर फील्ड पे तो फोर्स पे भी नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि लोग लेंथ ऑफ द वायर भी कर सकते हैं जल्दबाजी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक करंट I फ्लो कर रहा है इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर विच सबटेंड एन एंगल 3π/2 रेडियन एट इट्स सेंटर। 3π/2 का मतलब कितना होता है, 270 डिग्री, ऐसे मान लें लगभग, ये आ गया। द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द सेंटर इस, तो सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा यार, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4π, यार अगर याद रखते हो तो लगा दो। अब I थीटा की जगह लिख दिया 3π/2, आर्क के लिए फॉर्मूला होता था ये 4πr, पाई से पाई उड़ा दिया, क्या आ गया 3 म्यू नॉट I/8r, तो ये तो फॉर्मूला याद रखना है, आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द पोजिशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज दिस, द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड। तो भाई रिटार्डेशन या जो भी निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो और काम चलाओ, तो ऐसा कोई भारी क्वेश्चन दिख नहीं रहा। v की वैल्यू dx/dt, टी क्यूब का 3t², 6t² का 12t, 9t का 9, a हो गया dv/dt 6t - 12, तो एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड कम्स आउट एज 6 × 1 - 12 दैट इज़ -6 मीटर/सेकेंड²। रिटार्डेशन बोल ही दिया तो माइनस साइन का मतलब पहले ही इंक्लूड कर लिया है, तो विल गो विथ 6 मीटर/सेकेंड²। ये तो बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट, 2 ब्लॉक हैं 1 और 2 किलो के, एक लाइट पुली से हैंग किए हैं, टाइम वेयरिंग फोर्स F40 लगाई है, द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल ब्रेक ऑफ द सरफेस। तो भाइयों अब आराम से देखिए, क्योंकि ये लाइट पुली और अजम्पशन है, तो ये F है, इधर ये टेंशन T माने, तो T की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होगी, F/2, क्योंकि पुली मासलेस मानते हैं अपन, दैट इज़ 2T। अब यहाँ इसको उठाना है तो ये वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए, तो B वाला कब उठेगा, t > 10 सेकेंड्स पे। 1 kg को उठाने के लिए क्या लिखेंगे, 2t > 10, तो इसके लिए आएगा t > 5 सेकेंड, तो दोनों उठ जाएँ, तो उसके लिए जो मिनिमम कंडीशन होगी, ब्लॉक विल ब्रेक ऑफ। अब ये कौन से ब्लॉक की बात कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, अब इसने मज़े ले डाले हैं आपके। अब कौन से ब्लॉक की बात कर रहा है, 1 kg की कर रहा है, देख लो एक बार ढंग से देख लें, तो विच ब्लॉक विल ब्रेक ऑफ द सरफेस। तो भाई केवल 1 kg को माने तो 5, 2 kg को माने तो 10, लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है, इन्होंने 5 दिया है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चाहूँगा कि और सुधार होता, कि क्लियर होता कि क्या वैल्यू आपसे चाह रहा है। चलिए 21, इन ऑर्डर टू रेज अ मास ऑफ 100 kg अ ब्लॉक अ मैन ऑफ मास raise a mass of 100 kg, a man of mass 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley. He climbs the rope with an acceleration 5g/4 relative to the rope. The tension in the rope is equal to, ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न दे दिया भाई। ऐसे ये रस्सी मान लो, ऐसे ये यूँ थी, ये वजन उठाना था भाई को, तो भाई खुद ही लटक गया, तो भाई किधर जा रहा है, भाई को उठाना है। ही क्लाइम्स द रोप विद एन एक्सेलरेशन 5g/4 रिलेटिव टू द रोप। तो देखो भैया, अगर इसको ऊपर उठाना है ए एक्सेलरेशन से, तो रोप नीचे जाएगी ए से, और ए के रिलेटिव ये 5g/4 से जा रहा है, सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू रोप। तो पहली चीज़, एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू रोप क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। और क्योंकि दोनों ऑपोजिट होंगे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैन यहाँ से क्या आ जाएगा, AMR + AR, क्या आ जाएगा वो, सॉरी मतलब AM की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट वुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप, और क्योंकि दोनों ऑपोजिट है तो ये 5g/4 - A हो जाएगा। और ये मैंने 5g/4 ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव माना है, तो उसके हिसाब से ये आ गया। तो भैया अब इक्वेशन लिखें, बंदे के FBD में T ऊपर, बंदे का मास लिख लें m1g लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, T - m1g इज इक्वल टू m1 × 5g/4 - A, पहली इक्वेशन। और डब्बे पे इक्वेशन लिखोगे तो डब्बे पे क्या आ जाएगी, T - m2g इज इक्वल टू m2a। तो ये दो इक्वेशन मेरे को बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, प्रश्न आपसे यहाँ टेंशन की बात कर रहा है, तो टेंशन की टेंशन निकालें। तो टेंशन की टेंशन कैसे निकालोगे आप यहाँ पे टेंशन के लिए ए को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों जगह से ए को इक्वेट कर दें, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेट से मैं इक्वेट कर लेता हूँ, तो T - m2g/m2, और ऊपर वाले से क्या आ जाएगा,
ऊपर वाले से आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी, ये अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे 5m1g/4, ठीक है, माइनस m1g, नहीं प्लस m1g, सॉरी इधर आएगी तो प्लस m1g, और इधर ये मैं लिखूँगा माइनस टी डिवाइडेड बाय m1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना कोई भारी नहीं है। t/m2 माइनस जी इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5/4 + 1 दैट इज़ 9/4g माइनस टी बाय m1। तो अब देख लीजिए बेटा यहाँ से क्या आएगा अपने पास, t 1/m2 + 1/m2, तो 1/60 + 1/100 दोनों आ गए, और ये हो जाएगा 13g/4। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 100 और 60 का अगर एलसीएम लोगे आप तो 300 आ जाएगा। तो 300 × 13 × 10 मान लें अपॉन 4, और ये क्या आ जाएगा, 300 लिया है तो ये 5 और 3 8 हो गया। तो अब देख लीजिए बेटा इसके हिसाब से क्या आंसर निकलता है, 32 कितना होगा, ये 4 8 ज़ा 32, 13 3 ज़ा 39, तो 39,000/32, 39,000/32, तो ये 1000 से ऊपर ही आएगा, और ये 12 के लगभग ही आता दिख रहा है, तो 1218 न्यूटन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नीट के हिसाब से मैं इसको टफ ही मानूंगा, ईजी तो किसी भी हालत में नहीं है। चलिए अगला, एक बंदा दौड़ रहा है ग्राउंड पे, दौड़ा दो भाई साहब। इट इज़ नोन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द ग्राउंड इज़ म्यू, देन विच इज़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। देखो भाई अभी दौड़ रहा है मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन इज़ इक्वल टू द वेट, सही बात है, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन या होगा वो हॉरिजॉन्टल में होगा, तो नॉर्मल वर्टिकल में तो बैलेंस ही रहेगा, तो n इज़ इक्वल टू mg। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन मैन इज़ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, फर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा अपन दौड़ पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अपना पाँव पीछे पुश करता है, उसको फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन आगे लगता है, तो फ्रिक्शन अपने मोशन के डायरेक्शन में लगेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे याद है आपको म्यूजी होता है, ना कि 2μg। तो ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए, मतलब ये तो अपन पढ़ते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है। रेडियो एक्टिविटी के भाई आपको पता है क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऊपर का टोटल मैच तो एक्स का ये आ गया 4, नीचे का टोटल मैच 2, तो ये तो हीलियम आ गया, अल्फ़ा पार्टिकल, ख़त्म कहानी, लड्डू है, इसे तो गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, एक न्यूक्लियस का मास नंबर 220 है, रेस्ट पे अल्फ़ा पार्टिकल को फेंक डाला, क्यू वैल्यू 5.5 है, देन द काइनेटिक एनर्जी, तो भाइयों याद होगा के अल्फ़ा की वैल्यू लगभग क्या बोलते हैं अपन, a-4/a टाइम्स क्यू। तो क्यू के क्लोज ही होती है, बट क्यू से थोड़ी सी कम होती है, तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के मैं 5.4 कर दूं, बाकी तुम्हारी इच्छा है तो सॉल्व कर लीजिए। आपको तो ऑलमोस्ट 97-98% ऑफ द एनर्जी अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, वही रिजल्ट अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी आपका मन कर रहा है कैलकुलेशन करो, मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। ऑप्शन देख के मुझे कॉन्फिडेंस है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अ पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड इज लूजिंग एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग। अब ये डैम्पिंग आ गई भैया, किसी टाइम पे 45 थी, 15 के बाद 15 हो गई, तो डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो भाई अभी ये डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू अपन लेते हैं, तो डैम्पिंग कांस्टेंट के हिसाब से अपन एनर्जी जो लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, E0 e⁻⁻2bt। एक्सेलरेशन में -bt/m लिखते हैं या -2bt/m लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसी यूनिट पर सेकेंड है, इसलिए वो b में b/m को मैंने मान लिया है। नॉर्मली वो 2bt/m लिखते थे आप, मैंने यूनिट देख के डायरेक्टली ये लिख दिया है। तो भैया देखो 15 ऑक्सीलेशन 15 सेकेंड हो गया मतलब, तो 15 सेकेंड के बाद ये 15 जूल हो गया, ओरिजिनल 45 था, e⁻⁻2b × 15। तो भैया क्या आ रहा है यहाँ से 1/3 इज़ e⁻⁻30b, इसको ऐसे लिख देंगे e⁻30b इज़ इक्वल टू 3, लॉग लिया 30b इज़ इक्वल टू ln3, b की वैल्यू आ गई भैया आपके पास 1/30 ln3। तो ये b और c में कंफ्यूज मत होना, वरना फ्यूज उड़ जाएगा अपना। याद रखिए एनर्जी है तो ये एम्पलीट्यूड होता, तो a0 e⁻⁻bt/m करते। चलिए अगला 26वां देखें। A uniform spring has unstretched length L, force constant K. The spring is cut into two parts L1 L2 such that L2 is neta of L2। अब यार ये कचरा कर दिया इन्होंने, देखो यार टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं और फिर अपनी को बोलेंगे कि आपने गड़बड़ कर दी। तो मैं अब इसको मान लेता हूँ L1 इज़ नीटा L2, ये मानते हुए सॉल्व कर रहा हूँ भाई मैं। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 इज़, तो भाई बड़े प्यार से देखिए L1 + L2 इज़ इक्वल टू L, L1 इज़ नीटा L2। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ से अपने को सिंपल सी चीज़ क्या निकल के आएगी, सबसे पहले तो L1 की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये L2 की लिख लो यार। सबसे पहले L2 की वैल्यू होगी L/η+1 और L1 की वैल्यू होगी η L/η+1। अब K लेंथ के इन्वर्स होता है, तो अगर मैं K/फर्स्ट का K1 करूँ तो लेंथ के इन्वर्स होगा, तो दैट वुड बी L1/L, और L1/L किया तो दैट इज़ η/η+1।
1, एक मिनट नहीं, उल्टा लिखना था अपने को, हाँ तो उल्टा ही अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो k अपॉन k1 इज़ नीटा प्लस 1, तो k1 की वैल्यू क्या आ रही है, नीटा प्लस 1 अपॉन नीटा इंटू k। पहली चीज़ तो ये आ गई। तो k1 की देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है, बी और डी ऑप्शन आ रहे हैं। अब k2 की वैल्यू क्या होगी, उसकी लेंथ इससे 1 बाय नीटा टाइम्स कम है, तो उसका कांस्टेंट नीटा टाइम ज़्यादा होगा, तो दैट वुड बी नीटा प्लस 1 बाय के। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी। तो ये तो किए हुए क्वेश्चन रहते हैं, वे क्वेश्चन के एरर को मारे गोली, बाकी तो आपसे ये सब ने किया होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत जनरल सा प्रश्न है, हर किताब हर इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिल ही जाता प्रश्न है। When the voltage applied to an X-ray tube increased from 15.5 to 31, the wavelength interval between the K alpha and the cutoff wavelength of the continuous X-ray increases by a factor of 1.3. Identify the element. भाई मैंने कहा था एक्सरे में आप है ना केवल लैम्डा थ्रेशोल्ड याद रखना, ये मैं नहीं बोलूँगा आपको, इतना मोजलेस लॉ नहीं होता आपके सिलेबस में, यू कैन लीव। हाँ मैं नॉलेज दे सकता हूँ आपको, भाई लैम्डा कट ऑफ याद रखिएगा, वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, दैट इज़ एच सी बाई ई इंटू वी। तो वी चेंज हुआ है तो लैम्डा कट ऑफ यहाँ पर चेंज होगी दोनों केस में, वोल्टेज डबल किया है तो लैम्डा कट ऑफ आधी हो जाएगी। और जो मोजले लॉ आप यूज़ करते हैं, तो मोजले लॉ से जो अपन इसको सिंप्लीफाई करके लाते हैं वैल्यू, तो वहाँ से याद रखिएगा ये 1 बाय लैम्डा ऑफ के अल्फ़ा, मोजले लॉ से आप लिखोगे आर जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा है तो 1 से 2 के ट्रांजिशन को ये कॉरस्पॉन्ड करता है, उसके बेसिस पे आप इसको रिप्लाई कर सकोगे। केवल इतना आप याद रखिएगा, और कुछ याद रखने की यहाँ ज़रूरत है तो बस मैं इतना ही कह के छोड़ूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगी, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, सिलेबस के बियॉन्ड ही मान के चलें, और आपने पढ़ा है तो फिर ट्राई कर लीजिए। मैं नहीं मानता, नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए आई एम लीविंग इट नाउ। 28 डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 यार, ये तो आपके एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रॉन के केस में याद रखिएगा, जनरली अपन वोल्टेज के लिए फॉर्मूला ही याद रख लेते हैं, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो v को 100 डालोगे तो ये सिंपली 1.227 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस फॉर्म को इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली अपन याद रखते हैं, सबके लिए नहीं करते, ऐसे तो फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए भी होता है, अल्फा के लिए भी होता है, बट डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ध्यान रखिए, कई जगह आपकी कैलकुलेशन सस्ती बनाता है। मुझे याद आता है कहाँ पे अपन बोर्ड में जो डेरिवेशन आप करते थे, क्या कहते थे उसको, अपना डिफ्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन बीम का होता है, आई एम मिसिंग द नेम, कौन सा अपना जो पहली बार अपना प्रूफ हुआ था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक डी ब्रॉगली के एक्सपेरिमेंट का, वहाँ भी आप डेविसन जर्मर में भी ये फॉर्मूला आप यूज़ करते थे। चलिए नेक्स्ट, चलिए 29। एक मेटल वायर है, लंबाई L है, एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है, F4 से खींच दिया, वेरिएबल है भाई साहब, F इज स्लाइटली ग्रेटर देन द इलास्टिक फोर्स, द एलोंगेशन इज L, देन भाई इसका मतलब है जो भी हो रहा है हौले हौले धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे ये मान के आपको चलना है, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो धीरे धीरे करने में हमेशा, जैसे भी अपन ने पहले भी उस क्वेश्चन में कहा था, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये तो सही हो गया, इनकरेक्ट नहीं होगा। अब वर्क डन, ये देखिए दो ऑप्शन है, तो ए और बी में ही जाना है, क्योंकि इतना समझ आ रहा है कि दोनों में से कोई एक ही होगा। तो वर्क डन अगर अपन यहाँ पे देखें हौले हौले हो रहा है, तो हमेशा देखिए किसी भी मोमेंट में मानो ये एक्स स्ट्रेच हुई है, अगर एक्स स्ट्रेच हुई है तो आपको पता है जो इलास्टिक फोर्स जनरेट होती है, वो फोर्स आपको पता है कि कभी भी अगर ये स्ट्रेच हुई है, स्ट्रेच होने पे जो फोर्स होता है दैट इज़ के एक्स ए वाई बाई एल इंटू एक्स। इस तरह से आप लिखते हो ए वाई बाई एल इंटू एक्स। तो छोटे से ड्यूरेशन के लिए वर्क डन इसका क्या लिखते हैं अपन, एफ डी एक्स। तो वो वर्क डन आप लिखोगे ए वाई बाई एल एक्स डी एक्स। तो इसी को इंटीग्रेट कर लें, टोटल वर्क यहीं से आएगा, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से कहाँ तक पूछा है इसने, स्मॉल एल, सॉरी। तो ए वाई बाई एल एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे दैट इज़ एल स्क्वायर बाई 2। अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन बनता है आपको मुनासिब दिख रहा है। तो ए ऑप्शन तो सही है, तो बी गलत हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। मस्त रहिए। चलिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इजी तो नहीं बोलूँगा मैं। 30। दो वायर है, मटेरियल सेम, लंबाई सेम, डायमीटर का रेशो 1:2 है, खींच दिया, फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो गोटा लगाते हो, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ऐसा कुछ बोलते हो आप। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन अगर आपको पता है तो स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो मटेरियल सेम है तो वाई सेम होगा। अब इससे तो यहाँ से ये जो भी प्रोपोर्शनैलिटी किस पे आ रही है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ऐसे लिख दूँ, सॉरी स्ट्रेस का स्क्वायर, ये आपका बन के आ गया, दैट इज स्ट्रेस स्क्वायर। और स्ट्रेस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे, एफ बाई ए का होल स्क्वायर। तो फोर्स तो सेम है तो केवल एरिया पे डिपेंड करेगा, तो 1/a स्क्वायर, तो 1/r की पावर 4, तो 1/r की पावर 4 से एक ही ऑप्शन बचेगा 16:1।
ठीक है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a², दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। बस सिंपली कीजिए, फॉर्मूला अपने आप निकल के आ रहा है। चलिए, ऑप्टिक्स का प्रश्न है, देयर आर 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल थीटा। एक रे फर्स्ट मिरर के ट्रैवल पैरेलल करती है। फर्स्ट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू सेकंड मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रैवल्स पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप सबका किया हुआ होगा यार, मुझे तो देखते ही आंसर भी याद आ रहा है। अब आपके लिए देखिए, तो भाई पहले मिरर पे आई है और दूसरे के पैरेलल थी, तो इसके पैरेलल थी और इस पे गई, ठीक है। तो माना ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। फिर जो भी रिफ्लेक्शन आज तक अपन ने नियम पढ़े हैं, ये ऐसे जाएगा तो कॉमन सेंस से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अब ये जब यहाँ से जा रही है तो ये यूँ गई है, यूँ गई है, इसके पैरेलल गई है, मतलब ये एंगल वापस से थीटा हो गया। अब ये थीटा है तो वापस से थीटा हो गया। अब इस ट्राइंगल में तीनों थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे 60 डिग्री। मजे करो, हो गया सॉल्व। ऑप्शन बी। तो किया हुआ रहता है, फ़ोटो जनरली बना हुआ रहता था, या बिना फ़ोटो बनाए क्वेश्चन दिया है, थोड़ा आपके मज़े लिए गए हैं। एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का रखा है। नाउ फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, now a slab of refractive index 4/3 is placed somewhere in between the lens and the object. The shift in the image formed after the introduction of the slab equals, slab thickness आपको दे रखी है 2 mm। तो सबसे पहले तो देखें इनिशियली कैसी इमेज बनेगी। तो इनिशियल इमेज जो बन रही थी उसको v1 बोले, -1/u, u की वैल्यू कितनी थी, -20 लिखोगे आप, -20 लिखेंगे ना, हाँ। ऑब्जेक्ट था -20 के ऊपर, दैट इज़ इक्वल टू 1/40। सो 1/v1 आपका हो गया 1/40 -1/20, दैट इज़ -1/40। तो v1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -40। वो वर्चुअल इमेज ही आएगी, इस तरफ आ रही है -40 सेंटीमीटर्स। अब आपने एक स्लैब डाल दिया, तो स्लैब से शिफ्ट क्या होती है, जो डेल्टा टी शिफ्ट होगी, कितना बोलेंगे, थिकनेस अगर इसकी 2 mm है तो शिफ्ट जो होगी वो लिखोगे 1 - 1/n। अब n क्या इतना दे रखा है, 1 - 1/4/3, तो ये 2 1 - 3/4, मतलब कितना हो जाएगा ये 0.5 m। यहाँ पर बहुत छोटा है तो यहाँ मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करूँ। जनरली देखो 1/v - 1/u इज़ 1/f, तो छोटे चेंजेस के लिए आप क्या लिखोगे, -1/v² dv प्लस 1/u² du इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास क्या आता है बेटा, dv/du इज़ v²/u²। तो यहाँ पे ये छोटा चेंज है, तो डेल्टा v अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ डेल्टा u इंटू v/u का होल स्क्वायर, और v/u का होल स्क्वायर यहाँ से करोगे तो 40 और 20, तो 40 और 20 का मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स होगा, तो 4 × 0.5 mm, दैट इज़ 2 mm का शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो छोटा चेंज है तो अपने को वैसे पूरी इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख लो यार, सेंटीमीटर के आगे 0.5 mm, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली लाइक दिस। तो ये फॉर्म भी आप ये ध्यान रखिएगा। तो अगेन इतना ईजी भी नहीं है, थोड़ा तो आपको कैलकुलेशंस करने में भी टाइम लगेगा। अब जैसा भी है यार, क्वेश्चन तो है। चलिए 33। तो इन जनरल आज वाला पेपर थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे अभी तक जैसा अपन ने किया है। देखिए, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r, मूविंग विद वेलोसिटी v0, इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम द स्फीयर बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये भी मज़े ही ले रहा है पेपर आपके, है ना। देखिए, टकराने के पहले तो इस पॉइंट यही बॉटम मोस्ट यहाँ मान ले हो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो वो डायरेक्टली अपन लिखते हैं L अबाउट CM प्लस L ऑफ CM। तो L ऑफ CM तो हो जाएगा mv0r, इधर है तो यूँ आएगा क्लॉकवाइज, और प्लस घूम भी ऐसे ही रहा होगा तो I ओमेगा। सॉलिड स्फीयर है तो आप क्या लिखते हो बेटा, 2/5 mr², और ओमेगा की जगह पर रूल कर रहा है तो v0/r। तो बेटा ये क्या हो गया आपका 7/5 mv0r। ये तो इनिशियल था। अब देखिए, जैसे ही इसको यहाँ से थप्पड़ पड़ेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो ओमेगा विल रिमेन सेम। तो ये इधर नाच रहा था तो ओमेगा अभी भी यूँ ही रहेगी, ओमेगा अभी भी ऐसे ही रहेगी v0/r। बट क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, वॉल से है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये v0 इधर हो जाएगा। तो अब जब मैं फाइनली ओके अबाउट लिखूँगा तो क्या होगा, ये वाला जो था इसका साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब चेंज हो गया, प्लस 2/5, मतलब किसी को भी प्लस माइनस लिख लो यार, वो आपके ऊपर है, mr² इंटू v0/r। तो यहाँ बेटा इसकी वैल्यू आ रही है -3/5 mv0r। तो अब रेशो ले लो बेटा, रेशो क्या आएगा, इनिशियल टू फाइनल बोला है, फाइनल टू इनिशियल बोला है, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर तो 7/5, अब 3/5, तो ये रेशो आपका 7/3 बन के आ रहा है। तो ये अगेन ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड रहता है एडवांस वगैरह में, तो अब आप लोगों के लिए भी ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ कोई एंगुलर इम्पल्स रिसीव नहीं होगी, इसीलिए ओमेगा में चेंज नहीं होगा, लीनियर इम्पल्स मिलेगी इलास्टिक कोलिजन से, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स होगा। और यहाँ आप याद रखिए जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, L अबाउट एनी पॉइंट
P इज़ इक्वल टू एल ऑफ सी एम विथ रिस्पेक्ट टू P प्लस एल ऑफ सी एम या O जो भी है। ये फंडा आप जो पढ़ते हो उसको यूज़ करते हैं, पता नहीं कितनों ने आपने पढ़ा है, बट जैसे भी पढ़ा है उसी के बेस पे अपन काम करेंगे। चलिए 34th, एज शोन इन द फिगर व्हील ए का रेडियस है 10, कपल किया है बी बेल्ट बी से सी से जिसका रेडियस 25, एंगुलर स्पीड ए इंक्रीज़ की है 0 से 1.6, टाइम आफ्टर विच व्हील सी रीचेज अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 100 RPM। तो भाई सबसे पहले तो स्लिपिंग की कंडीशन नहीं हो, इसके लिए क्या आएगा बेटा, ओमेगा ए आर ए वुड बी इक्वल टू ओमेगा सी आर सी। ये सब तो सबने पढ़ा हुआ रहता है। तो पहली चीज़ ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा ए की टर्म्स में क्या आएगी बेटा, ओमेगा ए इंटू आर ए कितना है 10, आर सी कितना है 25, तो दैट इज़ 2/5 ऑफ ओमेगा ए। अब ए की स्पीड बढ़ा रहे हो तो अगर इसको 100 करना है तो यहाँ से आप ओमेगा ए की पहले रिक्वायर्ड फाइनल स्पीड निकाल लो। तो ओमेगा ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 500/2 250 करनी है। अब ओमेगा ए की वैल्यू 250 करनी है तो दैट इज़ 0 प्लस अल्फ़ा 1.6 है इंटू टी की वैल्यू आ गई कितनी, ये 250 था, 25 कैसे लिख दिया अपन ने इसको, एक सेकेंड, ये 250 लिख दूँ इसको मैं, तो 250 इज़ इनिशियल इज़ 0, तो टी की वैल्यू हो गई 250/1.6, तो 2500/16। अब ये करके देख लो, 2500/16 यहाँ पे निकल के आ रहा है रेडियन। अच्छा होशियारी मार दी ना बेटा, 100 RPM है तो 2π/60 मत के करना, मत भूल जाना वरना आंसर नहीं आएगा। अच्छा वो ऑप्शन नहीं थे, होते तो गड़बड़ हो जाती है अभी अपने साथ, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, इंटू 2π/60। तो ये करके देखिए बेटा नियरली कितना हो जाएगा, ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा, अब क्या बचेगा ये 50π/1.6 इंटू 6 9.6, तो लगभग उड़ा लो यार इसको 5π यार, लगभग आ रहा है π3 है, 15 के ऊपर ही सेकंड आएंगे तो 16 सेकंड्स पे जाओ, मस्त रहो, ठीक है। तो बस वो RPM को कन्वर्ट करना मत भूलना, जैसा मैं गड़बड़ कर रहा था आप नहीं करें ना। चलिए तो ये हुए अपने क्वेश्चन नंबर 34। सेमीकंडक्टर्स का प्रश्न, ये आप सबका किया हुआ होगा यार, क्वेश्चन देख के मुझे याद आ रहा है। PN जंक्शन डायोड स्क्वायर इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट का लगाया है, तो भाई ये देखो जब ये पॉजिटिव होगा तब कंडक्ट होगा, पूरा मिलेगा, नेगेटिव साइकिल में नहीं मिलेगा, तो केवल पॉजिटिव साइकिल ही आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपके लिए +5 वोल्ट वाला ही एक ऑप्शन बचेगा, तो ऑप्शन ए के साथ अपन जाएँ, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, सबका किया हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ामों में आया हुआ है। चलें आगे, नेक्स्ट 36, ये भी आपके सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए बीटा 100 है, VC 7 है, RC 2 किलो ओम है, VB नेग्लिजिबल है, देन IB इज़। अच्छा ये क्वेश्चन अभी ये मुझे याद आ रहा है, कुछ ही दिन पहले मेरे किसी स्टूडेंट ने सेम फ़ोटो मुझे खींच के क्वेश्चन भेजा था 2 या 3 दिन पहले। तो देखिए मैं समझा दूँ आपको, VB नेग्लिजिबल है, तो सबसे पहले तो भाई मैं इस लूप में चलता हूँ, इस लूप में चलिए, किरचॉफ लॉ लगाएं। देखिए यहाँ से यहाँ आप गए पहले तो क्या लिखोगे +15, यहाँ से यहाँ गए लिखोगे -IC/RC, यहाँ से यहाँ गए C2E -VCE बराबर 0, लूप कंप्लीट। तो IC/RC कितना दे रखा है बेटा 2000 ओम्स 2 किलो ओम, VCE के नाम पे क्या दे रखा है 7 इज़ 0, तो IC की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 8/2000, तो ये हो गया आपका कितना हो गया 8/2000 दैट इज़ 4 मिली एम्पियर। IC की वैल्यू 4 मिली एम्पियर है। अब IB की वैल्यू क्या होगी भाई, बीटा आपने क्या पढ़ा है, बीटा होता है IC/IB, तो यहाँ से IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा IC/बीटा दैट इज़ 4/100, 4/100 का मतलब कितना हो गया मिली एम्पियर था, सॉरी है, तो ये कितना हो जाएगा 0.04 मिली एम्पियर। सीधा सीधा बस यही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी के साथ जाइए, मस्त रहिए, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लूप लॉ लगाया अपन ने और बेसिक जो फंडे हैं वो लगाए हैं, ऐसा कोई ट्रांजिस्टर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल बीटा की वैल्यू आपको आनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37, 2 आइडेंटिकल कंटेनर है, इक्वल अमाउंट है, सेम आइडियल गैस, टेम्परेचर T0, प्रेशर P0। नाउ द 2 कंटेनर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। एक को हीट कर दिया 2T0, एक को T0 पे मेंटेन किया, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा भाई, बाहर से मेंटेन किया है, कंटेनर वही है, तो वॉल्यूम टोटल सेम रहने वाला है, टोटल मोल सेम रहने वाले हैं, तो इन्हीं चीज़ को टोटल याद रखना, वॉल्यूम तो इंडिविजुअली भी सेम रहेगा एंड टोटल सेम रहेंगे बस। तो लॉजिक N1 इनिशियल प्लस N2 इनिशियल इज N1 फाइनल प्लस N2 फाइनल। पहले वाली वेसल में कितने मोल्स से इनिशियल P0 आइडेंटिकल है तो V0/RT0, और दूसरी में भी यही थे तो 2 कर दूँ डायरेक्ट। फाइनली क्या होगा, माना कॉमन प्रेशर P रहेगा क्योंकि कनेक्टेड है, तो पहले का वॉल्यूम V0 और उसका टेम्परेचर मान लिया 2T0, दूसरे का P V0/RT0 हो गया बेटा, R V0 उड़ा दे, T0 उड़ा दे, क्या आ गया 2P0 इज़ P/2 प्लस P, तो 3P/2 हो गया इस 2P0, तो P की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 4P0/3। इस क्वेश्चन को फिजिक्स मानो, केमिस्ट्री मानो, कुछ भी मानो, सॉल्व कर डालो। आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यार ये आइसेंट्रोपिक क्या होता है,
ये एक ऐसा आइडियलाइज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं जो एडियाबैटिक भी है और रिवर्सिबल भी है। सो इट इज़ एडियाबैटिक, इट इज़ रिवर्सिबल, ये मान के आपको चलना है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि कोई हीट रिसीव्ड नहीं होती, टेम्परेचर बदलता है पर हीट रिसीव नहीं होती, तो स्पेसिफिक हीट इज़ ज़ीरो। तो ये प्रोसेस का नाम आपने ध्यान रखना चाहिए, नहीं होगा तो फिर छोड़ना पड़ेगा, नाम ध्यान है तो आराम से हो गया। चलिए 39, द यूनिट ऑफ एनर्जी फंडामेंटल यूनिट्स आर टेकन एज FANT, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब यार ऐसे क्वेश्चन तो आप खूब करते हो। देखिए पहली चीज़ एनर्जी माने या वर्क माने, जो भी माने, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप बोलते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका वो डायमेंशन स्टाइल में आ जाए तो फोर्स हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाफ AT², कुछ और नहीं है, मतलब UT प्लस हाफ AT² डायमेंशन ही होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ AT², तो दैट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन का A और टाइम का T²। तो ये FAT² मेरे को यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, इसको हटा दें, ये हो गया FAT²। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बेटा, FAT², ऑप्शन A। बस ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन, आपको सिंपली बनाना है, बना दिया, काम चल गया। चलिए डायमेंशन का ये बहुत स्टैंडर्ड से प्रश्नों में से आता है। अगला, इफ़ अ प्लैनेट वॉज सडनली स्टॉप्ड इन द ऑर्बिट सपोज टू बी सर्कुलर, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉलिंग इनटू द सन। और भाई साहब, ये भाइयों लोनी की किसी डायनेमिक्स की बुक का एक प्रश्न है और इसको करना मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी भारी है, आपके लिए सीधी राय है, छोड़ दीजिए। मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे प्लैनेट था, अब यहाँ से धीरे धीरे इसकी तरफ आएगा, स्पीड 0 है, तो उससे क्या करेंगे, कभी भी माने किसी डिस्टेंस r पे पहुँचा है, r पे इस पे फोर्स लिखिएगा, उस फोर्स से एक्सेलरेशन निकलेगा, तो एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलस से v एज अ फंक्शन ऑफ r लिखेंगे, और उसके बाद वापस उस v को इंटीग्रेट करके टाइम की टर्म्स में dr/dt लिख के निकालेंगे। अगेन पहली चीज़, उसका इंटीग्रेशन करने में मुझे भी अभी जोर आ जाएगा, आपके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन भी इतना सस्ता नहीं आने वाला, वो भी सब्स्टिट्यूशन से होगा। ये भैया इस पेपर में आपके साथ फुल मज़े लिए गए हैं, मैं कहूँगा इस पेपर को सीरियसली ना लें, ये नीट का हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बाउंसर बन गया है। आई से लीव इट। हाँ, आंसर ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ, ये स्टैंडर्ड होता है कई बुकों में, ये मिलेगा, शो दैट। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के आपके साथ मज़े लेते हुए ये क्वेश्चन बोल डाला है, विच इज़ ऑप्शन इज़ ए, ठीक है। बट स्ट्रेट अवे ये किसी को रट्टा लगा रखा है, तो बात आएगा सॉल्व करोगे 10 मिनट से पहले सॉल्व नहीं होगा। फिगर में स्लिट S3 S4 के बीच का गैप Z है, S1 S2 का D है, पॉइंट वो स्क्रीन कॉमन बाइसेक्टर पे है, D है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z फॉर विच द इंटेंसिटी एट O इज़ 0। भाई एक चीज़ मुझे पता है कि इन दोनों का तो यहाँ मैक्सिमम मतलब हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होगा, तो यहाँ 0 होने का मतलब इन दोनों पे ही 0, इसका मतलब S3 S4 दोनों मिनिमा हो, तो S3 पे कोई मिनिमा बने, तो इसको एक YDAC सेटअप मान लें, स्क्रीन मान लें, तो यहाँ पे अगर मिनिमा बन रहा है तो ये हाइट कितनी हो गई, Z/2। तो Z/2 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू λD/2D, फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन। तो Z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, λD/D। तो बस इस तरीके से आपको करना है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर रखे हैं इस तरह के लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन अच्छा है बट सस्ता है। चलिए, तो ये तो हुआ अपना YDAC पे बेस्ड एक प्रश्न था। अगला, light from sodium lamp is made to pass through two polarides placed one after the another, taking intensity of incident at 100%. The intensity of outcome light can be varied in the range. भाई दो हैं तो दो को अगर आप पूरा आपने वो क्या बोलते हैं अपन क्रॉस्ड वे में रखोगे तब तो ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। और ये इनिशियल सोडियम लैम्प की लाइट है, तो सोडियम लैम्प की लाइट है तो वन पोलराइज्ड है, तो पहले वाले से आधी ही निकलेगी, तो 50% से ज़्यादा तो उनको पैरेलल पोजीशन में भी नहीं कर सकते, और क्रॉस्ड में 0 हो जाएगी। तो ये भी सस्ता क्वेश्चन है, 0 to 50%, 100 मत कर देना, कि सोडियम लैम्प की लाइट अपन पोलराइज मान के चलते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, रस्सी को बांध दिया दोनों एंड से, वाइब्रेट चौथी हार्मोनिक में कर रही है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ये रही, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी। तो भाई अपने को याद है साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स वाली टर्म को पकड़ो भाई, के कितना आता है 2π/λ। यहाँ क्या गिवन है बेटा, सस्ते में π/2 लिख दूँ उसको, π/2 नहीं बेटा π/20, यहाँ π/2 कैसे हो जाएगा, π/20। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, कितनी आ गई बेटा 40 सेंटीमीटर। अब फोर्थ हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक का मतलब भैया मुझे पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 लोब बनेंगे, तो ये 4 लोब का गैप आपको पता है 2λ होगा, तो लेंथ की वैल्यू सीधे सीधे आपके लिए सेंटीमीटर क्यों लिख दिया भाई, ये सही यूनिट थी, तो ये 40 मीटर था, तो यहाँ ये हो जाएगा 80 मीटर्स। तो ऑप्शन डी के साथ जाइए, इजी सा प्रश्न है अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो। अगला,
एक पॉइंट सोर्स साउंड का एमिट कर रहा है इक्वली इन सारी डायरेक्शन इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2 and 3, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। यार ये तो लड्डू है। आई क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो I1/I2 इज R2/R1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3/2 का होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट एज 9/4। 4/9 मत कर देना, 9/4। तो ये सस्ता सा प्रश्न। आगे चलिए। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है 16 की स्पीड से, थोड़ी देर के बाद वापस वहीं है। इट अगेन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड इज़ फाउंड टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस द सेम ड्यूरिंग एन अपवर्ड मोशन, ठीक है, इज सेम ओके ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो भाई एक ही मेहनत की है, तो पहली चीज़ तो देखें टोटल वर्क कितना हुआ है, जो नेगेटिव वर्क हुआ है कितना हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालूँ तो हो जाएगा हाफ m इंटू 16² माइनस 8²। मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूँ तो उसका कितना आ जाएगा बेटा, ये m/2 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो भैया क्या होता है, 16 का होता है 256, इसका होता है 64। तो ये हो गया 6 4 2, 25 में से 6 गए, बचे 192। तो m/2 इंटू 192 ये वर्क इसने किया है। ठीक है, तो दोनों में आधा आधा किया है, दोनों में आधा आधा किया है। तो अब अगर मैं आधी पार्ट का देखूँ W/2 तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 192/4। तो 192/4 कितना हो जाएगा बेटा, दैट वुड बी 4 एंड यू कैन टेक 32 मीन्स 48 m वर्क उसका है। तो भाई यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट ये हाइट h मानूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँ तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस था कितना था, हाफ m/u²। ये और लॉस कर दिया 48 m, दैट इज़ इक्वल टू गेन उसका लिख दिया mgh। m उड़ गया इसलिए चाहिए भी नहीं था। u²/2, u² मतलब 256/2, 128, 128 माइनस 48 बराबर g इंटू h 10h। कितना हो गया बेटा, 128 में से 48 गए बेटा 80, 80/10 दैट इज़ इक्वल टू h। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपके पास, 8 मीटर निकल के आ रही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ईजी तो नहीं कहेंगे बट ठीक है जैसा भी है, इट्स ए नाइस क्वेश्चन। तो देख लीजिए भाई आज का पेपर एक्चुअली थोड़ा मज़ेदार था, थोड़ा टफ था, मतलब थोड़ा नीट के हिसाब से गड़बड़ था यार। अब ठीक है इतने सारे पेपर बना रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक में से कुछ ऐसे क्वेश्चन इनसे सेलेक्ट हुए हैं जो आपके काम के नहीं हैं। तो आई सेफली से आज के टेस्ट के स्कोर को बहुत ज़्यादा मत दिल से देखिएगा, जस्ट था पेपर, ठीक है। कभी कुछ बाउंसर आए तो वी शुड बी रेडी टू डक, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर मज़ा आ रहा है तो बताइए अपने फ्रेंड्स को। Help me grow my channel. That's the request I can make to you. Thank you.